हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 23 जनवरी 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सोनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर्स पे चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई मदद मिलती है, कुछ हेल्प मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी हो और लॉन्ग टर्म फ़ायदा तो इसका आपको ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट पेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, पहली बायलैटरल बातचीत हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर और उसमें जो है ये इर्रेगुलर इमिग्रेशन का जो मुद्दा है वो यहाँ पर सामने उठाया है और भारत ने ये कहा है कि वी आर ऑलवेज ओपन टू रिटर्न, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध या इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने को लेकर भी बात हुई है, बट अभी कुछ बहुत खास निकल के नहीं आया है। बट लेट्स सी कि इसमें आगे और क्या होता है, ठीक है। बाकी कल हम लोगों ने दो चीज़ों का डिस्कस तो किया ही था कि किस तरीके से अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ और पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट करने का बात की है ना। बाकी बीच के पेजेस में सच यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है। मैं सीधे आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलूँ तो यहाँ पर हम लोग तीन आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो फैसला है ये क्यों भारत के लिए एक विन माना जा रहा है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो ये वादा है, दैट इज़ ड्रिल बेबी ड्रिल, ठीक है, जो वो अपने वहाँ ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उस बारे में बात होगी। और एक हम लोग लास्ट में बात करेंगे, एक और आर्टिकल है दैट इज़ टाइगर्स एज गिफ्ट्स, ठीक है, कि क्या टाइगर्स को गिफ्ट में दिया जाता है या जा सकता है या कभी पहले दिया गया है, क्योंकि ये बात अभी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ केपी शर्मा ओली, उनकी कुछ बात से निकल के आई है, ठीक है। तो इन तीन आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रल एक्सपर्ट का डिसीजन, ये बात हम लोगों ने पहले भी की है इस आर्टिकल, मतलब इस इशू को लेकर। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स या शर्तों के हिसाब से, उसने ये फैसला किया है कि ही इज़ कम्पिटेंट टू एडजुडिकेट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग द डिज़ाइन ऑफ टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, विंडिकेटिंग न्यू दिल्लीज लॉन्ग हेल्ड पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लॉन्ग ये न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स या शर्तों के हिसाब से, उसने ये डिसाइड किया है, उसने ये फैसला दिया है कि ही इज़ कम्पिटेंट टू एडजुडिकेट, ठीक है, कि मतलब ही इज़ द कम्पिटेंट अथॉरिटी कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं या जो मतभेद हैं, किसको लेकर, जो भारत में दो, जम्मू कश्मीर में जो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, एक किशन गंगा है और एक रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो उसके डिज़ाइन को लेकर। और ये भारत ने जो काफ़ी लंबे समय से जो बात कही है, ये उसी को एक तरीके से क्या कर रहा है, मतलब साबित कर रहा है, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये बात हम लोग बहुत बार पहले भी कर चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 में, ठीक है।
और क्यों की गई थी? ताकि जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है, इसलिए यह ट्रीटी साइन की गई थी। कराची में इसको साइन किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, है ना। और 9 साल का नेगोशिएशन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, उसके बाद इस ट्रीटी को साइन किया गया था। अब इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार भारत जो है enjoys the unrestricted use of 3 ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। 3 नदियाँ बेसिकली सिंधु और जो 5 नदियाँ हैं वो मिला के टोटल 6 रिवर्स हो जाती हैं, है ना। इंडस प्लस 5, दैट टोटल बिकम 6। तो उसमें से जो ईस्टर्न साइड की 3 नदियाँ हैं, दैट इज ब्यास, रावी एंड सतलज, ठीक है। इन तीनों नदियों के पानी का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ भारत को है, मतलब भारत इन नदियों के पानी का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है, मतलब कोई पाबंदी उसमें नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करता है 3 वेस्टर्न तरफ की नदियाँ, दैट इज इंडस इटसेल्फ, चेनाब और झेलम, ठीक है। तो इसके अनुसार भारत को जो है वो रफली 30% पानी मिलता है और पाकिस्तान को जो है वो 70% पानी मिलता है। मतलब जितना पूरा ये इंडस रिवर सिस्टम, मतलब इंडस और उसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जितना पानी कैरी करती हैं उसमें से भारत को कम मिलता है। ध्यान रखना, 30% पानी भारत को मिलता है, 70% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है, ठीक है। अब आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3(1) इस ट्रीटी का, वो ये कहता है कि इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो वाटर्स ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान, कि भारत की ये जिम्मेदारी है कि भारत इज ऑब्लाइज्ड, इंडिया इज ऑब्लाइज्ड कि वो जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी है उसको पाकिस्तान में बहने दे, उसके ऊपर किसी तरीके की पाबंदी ना लगाए, ठीक है। ऐसा आर्टिकल 3 के 1 में, सेक्शन 1 में दिया गया है इस ट्रीटी के, ठीक हो गई बात। अब ये जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट है ये किस बात को लेकर है? तो देखो, पाकिस्तान ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया है, पाकिस्तान ने यहाँ पर आपत्ति जताई है किस चीज़ को लेकर? जो डिज़ाइन फीचर्स हैं 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है जम्मू कश्मीर में। एक है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि किशन गंगा नदी के ऊपर बन रहा है। किशन गंगा इज़ द ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है झेलम की। और दूसरा जो बन रहा है दैट इज़ ऑन रातले, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो बन रहा है चेनाब के ऊपर, ठीक है। हालांकि ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं दीज आर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसके लिए पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। रिवर का नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि ये इस तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी का वॉयलेशन है। पाकिस्तान बार बार ये कहता है, ठीक है। 2015 में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए ताकि वो जो उसके टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हैं, है ना, उसको एग्जामिन करें। लेकिन बाद में 2015 में उसने खुद जो है वो रिक्वेस्ट किया, उसके बाद में वो खुद ही उस बात से पीछे हट जाता है, ठीक है, 1 साल के बाद। और इंस्टेड ये कहता है कि ये जो मामला है ये कहाँ पर डिसाइड होना चाहिए, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग में, वहाँ पर, ठीक। अब इंडिया ने जो है वो एक सेपरेट रिक्वेस्ट फाइल करी फॉर द मैटर टू बी रेफर्ड टू न्यूट्रल एक्सपर्ट। भारत ने भी एक रिक्वेस्ट फाइल करी कि यह मामला जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट को दिया जाए, न्यूट्रल एक्सपर्ट को रेफर किया जाए। हालांकि भारत ने पीसीए के मैकेनिज्म के साथ इंगेज करने से रिफ्यूज़ किया, मना किया, क्योंकि भारत का ये मानना है और ये बेसिकली उस ट्रीटी में भी जो क्लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसके अनुसार ये उसका कॉन्ट्रावेंशन है कि डायरेक्टली आप पीसीए में या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। क्योंकि आर्टिकल 9 जो है इस ट्रीटी का, आर्टिकल 9 वो ग्रेडेड 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करता है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो सबसे पहले लेवल, अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले इट विल बी डिसाइडेड बाय द इंडस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। भारत के जो इंडस कमिश्नर्स होंगे, भारत और पाकिस्तान के, वो पहले लेवल पर डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश वो करेंगे। अगर उससे ये मैटर डिस्प्यूट, मतलब ये जो डिस्प्यूट है, अगर वो कमिश्नर्स के लेवल पर सेटल नहीं होता है तो फिर ये मामला जो है वो जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट के द्वारा। यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इस ट्रीटी को नेगोशिएट ही वर्ल्ड बैंक की देखरेख में किया गया है, ठीक है। तो दूसरे लेवल पर न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा। और अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट के लेवल पर भी ये जो डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं होता है तो उसके बाद फिर ये मामला जाएगा वो पीसीए में, दैट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो हेग में है, ठीक है।
अब इसके बावजूद पाकिस्तान की इंसिस्टेंस या पाकिस्तान के मतलब जोर देने पर वर्ल्ड बैंक ने 13 अक्टूबर 2022 को दो पैरेलल प्रोसेस शुरू करी। ठीक है, सबसे पहले तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करा, दैट इज मिचेल लीनो नाम के एक व्यक्ति को, और साथ ही साथ जो पीसीए की प्रोसीडिंग्स है वो भी शुरू कर दी। ठीक है, हालांकि भारत ने ये जो दूसरी वाली पीसीए की प्रोसीडिंग्स थी इसको बॉयकॉट किया, इसका विरोध किया, है ना। और जो ट्रीटी कंसिस्टेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग है, क्योंकि ट्रीटी में यही लिखा गया है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा सेकंड लेवल पर, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रोसीडिंग के साथ भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट का डिसीजन है ये क्यों सिग्निफिकेंट है, अगर उसकी हम बात करें तो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैज़ हेल्ड 3 मीटिंग्स विद द पार्टीज कंसर्न। ठीक है, इन पार्टीज के साथ जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की 3 मीटिंग अभी तक हुई है। ही विजिटेड किशनगंगा एंड रातले प्रोजेक्ट्स लास्ट जून, पिछले साल वो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में भी विजिट करके आए हैं। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने ये कहा कि द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रेज्ड बाय इंडिया डू नॉट फॉल विद इन पार्ट 1 ऑफ एनेक्सर एफ ऑफ द ट्रीटी, इफेक्टिवली टेकिंग द इशू आउटसाइड द रेमिट ऑफ द न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भारत ने जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस उठाए हैं वो पार्ट 1 ऑफ एनेक्सर एफ ऑफ द ट्रीटी में नहीं आते, यानी कि इफेक्टिवली वो इशू जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के रेमिट से या उसके दायरे से, उसके स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो इसलिए ये मामला न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के लेवल पर सेटल नहीं हो सकता, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, क्योंकि वो तो पीसीए की मांग कर रहा है पहले से ही, है ना। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये आर्ग्यू किया है कि दीज फेल, यानी कि ये जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, दीज फेल स्क्वायरली एंड एंटायरली विद इन द अफोरमेंशन्ड पार्ट ऑफ द ट्रीटी एंड मेकिंग द न्यूट्रल एक्सपर्ट ड्यूटी बाउंड टू रेंडर अ डिसीजन ऑन देयर मेरिट्स। कि ये बिल्कुल उस एनेक्स पार्ट 1 ऑफ द एनेक्सर एफ के अंदर आता है, भारत का ये कहना है, और उसकी वजह से जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो ड्यूटी बाउंड है, मतलब उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इसके ऊपर अपना फैसला सुनाए। जो एक्सपर्ट है मिचेल लीनो, इन्होंने इस मैटर के ऊपर 7 जनवरी को डिसाइड किया और एक प्रेस नोट जारी किया है अभी मंडे के दिन। इनका ये कहना है कि हैविंग केयरफुली कंसिडर्ड एंड एनालाइज द पार्टीज सबमिशंस, द न्यूट्रल एक्सपर्ट फाइंड दैट ही शुड प्रोसीड टू रेंडर अ डिसीजन ऑन द मेरिट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब भारत के पक्ष में उसने बात की है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात ही नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये जो मामले हैं जो भारत ने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस उठाए हैं ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के स्कोप से या उसके दायरे से बाहर है ना। लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट का कहना है कि जो पार्टीज के सबमिशंस किए हैं उनको कंसिडर करने, उनके ऊपर विचार करने, उनके ऊपर एनालाइज करने के बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट ने ये पाया है कि ही शुड प्रोसीड टू रेंडर अ डिसीजन ऑन द मेरिट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के ऊपर वो अपना फैसला दे सकते हैं। ठीक है, एंड दिस वाज द बेस्ट आउटकम इंडिया कुड हैव होप्ड एट दिस स्टेज। ठीक है, यही सबसे बेहतर परिणाम हो सकता था जिसकी उम्मीद अभी भारत इस समय पर कर सकता था। अब ये लीनो जो है वो पार्टीज को दोबारा एक बार फिर से सुनेंगे, ठीक है, और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस के मेरिट्स के ऊपर फैसला देने से पहले। और पीसीए ने भी जुलाई 2023 में ये कहा था कि इट वाज कॉम्पिटेंट टू कंसिडर द मैटर। हालांकि पीसीए भी ये कह चुका है कि वो भी कॉम्पिटेंट है इस मामले पर विचार करने के लिए। अब इंडस वाटर ट्रीटी का जो भविष्य है वो क्या होगा, तो साइटिंग इस्लामाबाद कंटिन्यूड इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पर अड़े हुए हैं, यू आर नॉट विलिंग टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर पाकिस्तान जो है मतलब उसको लेकर वो अड़ा हुआ है बाय रेजिंग द रिपीटेड ऑब्जेक्शंस टू द 2 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर वो बार बार अपने ऑब्जेक्शंस या आपत्ति जता रहा है। तो न्यू दिल्ली ने यानी कि इंडिया ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था ट्रीटी के मॉडिफिकेशन को लेकर, हम लोगों ने बात भी की थी ये। और ऐसा पहला नोटिस, ठीक है, जब से ये ट्रीटी 1960 में साइन की गई है तब से 6 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, उसमें पहली बार ऐसा कोई नोटिस जारी किया गया है जिसमें ट्रीटी के मॉडिफिकेशन की बात की गई हो। उसके बाद इंडिया ने सितंबर के महीने में इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को एक और फॉर्मल नोटिस जारी करा जिसमें यह कहा कि ट्रीटी को रिव्यू करने और मॉडिफाई करने का समय आ चुका है। ठीक है, रिव्यू का मतलब ये है एक्सपर्ट्स के अनुसार कि वो ये बात करता है कि इंडिया की इंटेंट या मंशा ये है कि इस ट्रीटी को रिवोक कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा से इसमें रीनेगोशिएशन हो, क्योंकि अभी ट्रीटी तो 65 साल पुरानी हो चुकी है ना। क्योंकि भारत का जो ये सितंबर 2024 में जो नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया है
कि फंडामेंटल एंड अनफोर्सिन चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेज, ठीक है, कि कुछ हालात जो हैं उनमें कुछ फंडामेंटल और अनफोर्सिन चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से ये अब ज़रूरी हो गया है कि ट्रीटी को रिवाइज किया जाए। ठीक है, अब वो ऐसे कंडीशंस या ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स में बदलाव आ गया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में चेंज आ गया है, और इंडिया के जो एमिशन टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमारा जो क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट है उसमें हमें तेज़ी लानी है, उसकी ज़रूरत है हमें, और इम्पैक्ट ऑफ द परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि सीमा पार से जो आतंकवाद है जो लगातार बना हुआ है उसका असर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया का ये कहना है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू रिवाइज द ट्रीटी, इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो दोनों के दोनों नोटिस जारी किए गए थे पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से, या आर्टिकल 12 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द IWT, दैट इज इंडस वैली ट्रीटी के अंतर्गत किए गए थे, जिसमें यह कहा गया है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ट्रीटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मॉडिफाइड बाय अ ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी कंक्लूडेड फॉर दैट पर्पस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। ठीक है, कि यानी कि इस ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी प्रोविजंस हैं, उनको समय समय पर मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐसा उस ट्रीटी में ही लिखा गया है। ठीक है, और उसके लिए कोई ड्यूली रेटिफाइड ट्रीटी हो जो दोनों देशों की सरकार के द्वारा उसको रेटिफाई किया गया हो, तो इस ट्रीटी के अंतर्गत मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए, क्लियर है। चलिए, इंपॉर्टेंट इशू है, और एक चीज़ का ध्यान यहाँ से आप और रखिएगा, ये तो मुद्दा चल ही रहा है क्योंकि बट ये मुद्दा लास्ट ईयर से चल रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इंडस रिवर जो है, ठीक है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसको लेकर हालांकि यूपीएससी ने अभी 1-2 साल पहले ही सवाल पूछा भी है, लेकिन फिर से पूछ सकता है। तो इस बार के प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज़, ठीक है, और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी कहाँ से आती है, कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ड्रिल बेबी ड्रिल की। देखो, 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने पहले स्पीच में, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले स्पीच में ही ये रीट्रेट किया है उनका जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन का स्लोगन था, दैट इज़ ड्रिल बेबी ड्रिल। ठीक है, इंडिकेटिंग ही विल पुश फॉर मोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द US, जिससे ये साफ लग रहा है कि वो अब अमेरिका में ज़्यादा ऑयल और गैस प्रोडक्शन और उसके कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। ट्रंप ऑल्सो सेड ही वुड डिक्लेयर अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी टू बूस्ट US ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन एंड ब्रिंग प्राइजेस डाउन। इनका ये भी कहना है कि ये एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे ताकि US में, अमेरिका में ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और प्राइजेस को कम किया जा सके। ठीक है, अब लेकिन ये जो ड्रिल बेबी ड्रिल स्लोगन है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ओरिजिनल स्लोगन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इस स्लोगन को पहली बार कॉइन किया गया था 2008 में बाय माइकल स्टील। माइकल स्टील बेसिकली एक US के पॉलिटिशियन हुआ करते थे, who served as the first African American Lieutenant Governor of Maryland and chair of the Republican National Committee। ठीक है, और जब ये बात कर रहे थे विद द कार्बन ब्रीफ इन मार्च 2024, तो इनका ये कहना था कि इन्होंने इस फ्रेज का यूज़ किया था टू प्रमोट US इंडिपेंडेंस फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न ऑयल। ठीक है, क्योंकि जिस समय ये मतलब स्लोगन कॉइन किया गया था, उस समय US जो है वो मिडिल ईस्ट के ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था, तो US को वहाँ से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये स्लोगन उन्होंने रेस किया था। एट द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन इन 2008 ही टोल्ड द क्राउड, लेट्स रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सोर्सेज ऑफ ऑयल। ठीक है, कि हमें अपनी जो निर्भरता है फॉरेन तेल के स्रोतों के ऊपर, उसको कम करना होगा और अपना जो गैस और ऑयल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ऐसा उन्होंने कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल एंड ड्रिल नाउ। ठीक है, कि आपने वहाँ ड्रिलिंग करें और अपने वहाँ से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएं, और जो विदेशी स्रोत हैं, जो फॉरेन सोर्सेज हैं ऑयल के, गैस के, उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी या निर्भरता को कम करें। ठीक है, तो स्टील ने यह स्लोगन ऐसे समय पर दिया था जब अमेरिका जो है वो हाई फ्यूल प्राइसेस विटनेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ कन्फ्लिक्ट या विवाद चल रहे थे। उसी साल जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, दैट इज़ जॉन मैकेन, उनके सपोर्टर्स ने भी चैंट किया दैट इज़ ड्रिल बेबी ड्रिल। हालांकि वो बराक ओबामा के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे, तो वो जीते नहीं, हार गए। और स्लोगन जो है फिर वो ऑल्सो एसोसिएटेड विद सारा पालिन,
एक क्लाइमेट स्केप्टिक एंड मैकेन्स पिक फॉर वाइस प्रेसिडेंट, तो उनसे भी इस स्लोगन को जो है वो जोड़ा जाता है। अब ट्रंप का जो ड्रिलिंग प्लान है, ठीक है, ट्रंप का ये प्रो फॉसिल फ्यूल एजेंडा है, तो कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने पहले ही दिन साइन किए थे। उन ऑर्डर्स में सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर अलास्का में, उनको वापस ले लिया, उनको रोल बैक कर लिया, रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद जनवरी 2024 का एक पॉज लगाया गया था, जो जो बाइडेन की सरकार की तरफ से लगाया गया था, ऑन अप्रूवल्स फॉर एप्लीकेशंस टू एक्सपोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशंस के लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन जो है अप्रूवल के लिए दी गई थी, ठीक है। तो उस पॉज को इन्होंने ख़त्म कर दिया। सस्पेंडेड ऑफ शोर विंड लीजिंग फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ द आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पेंडिंग एन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। ऐसे जो भी एरियाज थे आउटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले रीजन में जहाँ पर विंड लीजिंग को, जहाँ पर जिन विंड लीजिंग का एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक रिव्यू पेंडिंग था, उनको सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद 2021 का एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है विच वॉज साइंड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन दैट सॉट टू एंश्योर दैट हाफ ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स सोल्ड इन द यूएस बाय 2030 फॉर इलेक्ट्रिक, कि 2030 तक अमेरिका में जितने भी नए वाहन बिकेंगे उनमें से आधे जो हैं वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी उन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि दीज ऑर्डर्स, इन ऑर्डर से होगा क्या कि एक तो जो कंज्यूमर एनर्जी प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे, साथ ही साथ यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होगी, कैसे, हमारी डोमेस्टिक सप्लाईज बढ़ेगी और साथ ही साथ जो हमारे एलाइज हैं वो भी मजबूत होंगे। वी विल ब्रिंग प्राइजेस डाउन, ठीक है, हम प्राइजेस को अपने कम करेंगे, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनको वापस हम लोग पूरा भरेंगे और अमेरिकन एनर्जी को पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। Although it is still unclear what declaring the national energy emergency plan a presidential first would entail, जो उन्होंने कहा था ना कि वो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, तो इसका मतलब क्या है ये अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये सजेशन दिया है कि ये प्रेसिडेंट को कुछ एडिशनल एग्जीक्यूटिव पावर्स देता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इमरजेंसी पावर्स को लेकर रिसर्च किया है, उसका ये कहना है कि स्टैट्यूट्स ग्रांट द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू सस्पेंड सम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि स्टैट्यूट्स जो है, मतलब जो लॉज वगैरह हैं, वो प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं या क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियाँ लगा सकते हैं। अब यूएस जो है हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग रिलायंट ऑन ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, ठीक है। कभी ये मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब उससे ये काफ़ी आगे आ चुका है और इसके पास फॉसिल फ्यूल्स की भी कोई कमी नहीं है। आज के समय में अगर हम बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है इन द वर्ल्ड एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का भी ये नेट एक्सपोर्टर है। 2016 से जो अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन है वो 70% बढ़ा है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ IEA के अनुसार यूएस का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 13.2 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच गया था 2024 में, और ये प्रोडक्शन इस साल थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद है और इस साल ये बढ़ के 13.5 मिलियन बैरल्स प्रति डे, इतना तक ये प्रोडक्शन पहुंच सकता है, ठीक है। तो अमेरिका इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स का भी नेट एक्सपोर्टर है, और ये अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा के और ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तेलों को बाहर बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्लान है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस गए बाढ़ में, है ना, क्योंकि कल ही उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट ले लिया है। तो पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट लेने का मतलब तो वही है कि जो एमिशंस वगैरह के एमिशन रिडक्शन के जो टारगेट्स थे विच अमेरिका वॉज ऑब्लाइज्ड टू फॉलो बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। अब वो कितना भी एमिशन कर सकता है उस हिसाब से, और वो करेगा, देखिएगा आने वाले समय में। आप एक एस्टिमेट कल बताया था ना कि अगले 4 सालों में ही 4 बिलियन टन्स एडिशन जो है वो एमिशंस का हो सकता है, ठीक है, और वो होगा, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में चीज़ें पता लगेंगी हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर्स एज गिफ्ट्स, ठीक है, तो इसके क्या प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब कभी पास्ट में ऐसा हुआ है या इस आइडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, जिसको नेपाल के जो ओली हैं, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस आइडिया को दिया है। अब देखो ये क्या मामला है। तो सबसे पहला यहाँ पर सवाल कहा गया है कि हाउ मेनी टाइगर्स आर टू मैनी, कि कितने टाइगर जो हैं वो अगर आपके पास हैं तो आप कहेंगे कि ये बहुत है। अब नेपाल जैसे देश के लिए, मतलब नेपाल जितना साइज़ है जिस कंट्री का, उस देश के लिए 150 टाइगर जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने ये पिछले महीने कहा है। अभी देखते हैं क्या मामला है, पूरा समझ में आएगा आपको। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दैट इज़ WWF ने 2022 में ये पाया था कि नेपाल जो है वहाँ पर 355 टाइगर्स थे। 2009 में सिर्फ 120 टाइगर्स थे। ठीक है, तो यानी कि 296% का इंक्रीज आया लगभग एक दशक में। ठीक है, 12-13 साल में आप कह सकते हैं। और जो हिमालयन कंट्री, क्योंकि ये भी एक हिमालयन कंट्री हैज़ सिंस बीन हेल्ड एज एन एपिटोम ऑफ कंजर्वेशन सक्सेस अराउंड द वर्ल्ड। तो तब से ही इस देश को, यानी कि नेपाल को, ये माना जाता था कि इसने कितनी बढ़िया कंजर्वेशन में सक्सेस दिखाई है ना, और इसकी पूरी दुनिया में जो है वो प्रशंसा इस बात को लेकर होती थी। बट दिस सक्सेस हैज़ नॉट बीन ऑल स्वीट, लेकिन ये जो सक्सेस है वो इतनी स्वीट भी नहीं है। अमिस्ट एवर श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर, द ग्रोथ इन द टाइगर पॉपुलेशन हैज़ बीन अकम्पनीड बाय द राइज इन ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट। ठीक है, एक तो फॉरेस्ट कवर वहाँ पर श्रिंक हो रहा है, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट जो है वो भी बड़े हैं। गवर्नमेंट डेटा जिसको BBC के द्वारा एक्सेस किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि टाइगर अटैक्स की वजह से लगभग 40 लोगों की जान गई है और 15 लोग इंजर्ड हुए हैं बिटवीन 2019 एंड 2023, यानी कि पिछले 4 सालों में। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ केपी शर्मा ओली, उन्होंने ये प्रपोज किया है, एक सॉल्यूशन दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशन है। तो COP29 आउटकम्स के रिव्यू जब हो रहे थे, तो इस इवेंट में बोलते दौरान उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर म्यूज्ड वाई नॉट गिव द एक्स्ट्रा टाइगर्स टू अदर कंट्रीज एज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कि क्यों ना जो ज़्यादा टाइगर्स हमारे पास हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे वहाँ इस तरीके के टाइगर्स और ये ह्यूमंस के कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, है ना, तो क्यों ना किसी और देश को जो एक्स्ट्रा टाइगर्स हैं वो दे दिए जाएं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तौर पर, है ना। और पीपल लव टू कीप बर्ड्स लाइक फाल्कन्स एंड पीकॉक्स एज पेट्स, सो वाई नॉट टाइगर्स। तो इनका यही कहना है कि लोगों को इस तरीके की जो बर्ड्स हैं, लाइक फैल्कन्स हैं, लाइक पीकॉक्स हैं, उनको एज अ पेट्स रखने में लोगों को मज़ा आता है, पीपल लव डूइंग दिस, तो टाइगर्स क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एक हिस्ट्री है थोड़ा सा, दैट इज़ ऑफ द शिकार डिप्लोमेसी। इसकी अगर हम बात करें तो टाइगर्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ नेपाल्स डिप्लोमेटिक आर्सेनल फॉर मोर देन 2 सेंचुरीज। ठीक है, मतलब नेपाल के डिप्लोमेटिक आर्सेनल का मतलब होता है जो आपके ये होते हैं ना हथियारबंद, जिसको गोला बारूद आप बोलते हैं, मतलब उसका एक आप कह सकते हैं रिसोर्स ऑफ, मतलब डिफेंस कह सकते हैं, है ना। तो उस तरीके का जो डिप्लोमेटिक आर्सेनल रहा है, ठीक है, तो उसका ये पार्ट है 2 सेंचुरी से ज़्यादा से टाइगर्स। कैसे, देखो, जो राणाज हुआ करते थे, जो इफेक्टिवली रूल किया था, जिन्होंने नेपाल को लगभग 100 साल तक, 1846 से लेकर 1951 के बीच तक, दे बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग लेविश हंटिंग एक्सपेडिशंस और शिकार्स एज अ मीन्स टू एस्टैब्लिश फेवरेबल टाइज विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश के साथ ये अपने टाइज, अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने ऐसे शिकार्स या हंटिंग एक्सपेडिशंस का ट्रेडिशन जो है वो शुरू किया। मिड 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी तक members of the British aristocracy, including Prince Albert Edward, later King Edward VII in 1876 and King George V in 1911 and 1912, and important officials of the Raj, British Raj मतलब, they flocked to Nepal to participate in these expeditions। तो ये लोग जो है, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ये यहाँ पर इन एक्सपेडिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए नेपाल जाया करते थे। ठीक है, और इन एक्सपेडिशंस में पार्ट लेने के बदले इन लोगों को जो है वो, मतलब जो ये एक्सक्लूसिव हंटिंग एक्सपीरियंस ये ब्रिटिशर्स को देते थे, उसके बदले राणास को पर्सनल और पॉलिटिकल फेवर्स और मिलिट्री सपोर्ट मिला करता था। लेकिन ये जो एक्सेसिव हंटिंग है, इसकी वजह से हुआ क्या कि नेपाल की वाइल्ड लाइफ के ऊपर असर पड़ा, और बाय द मिड 20th सेंचुरी जो बिग गेम स्पीशीज़ हैं लाइक टाइगर्स एंड राइनोज, ये विलुप्त होने की कगार पर, ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन जो है वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि शिकार इनका लगातार होता रहा। तो एनिमल्स एज गुडविल एम्बेसडर्स,
अब दिस डिड नॉट हाउएवर स्टॉप वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, लेकिन इसके बाद भी जो जंगली जानवर हैं उनका इस्तेमाल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए होना बंद नहीं हुआ। 1985 में एक पेयर गिफ्ट किया गया इंडिया को, ठीक है। नेपाल हैज एक्सपोर्टेड एटलीस्ट 26 endangered one-horned rhinos to foreign governments including the US, the UK, Germany, Austria, Japan and China। 1985 में इंडिया को दिया और उसके बाद लगभग 26 ऐसे जो endangered one-horned rhinos हैं, ठीक है, वो इन्होंने इन देशों को गिफ्ट किए हैं। द कंट्री हैज़ ऑल्सो गिफ्टेड एलिफेंट्स भी गिफ्ट किए हैं। और मोस्ट रिसेंट जो 2024 का मामला है, जब 2 एडल्ट एलिफेंट्स दैट इज रुद्रकली एंड खगेंद्र प्रसाद कतार को दिए गए हैं, ठीक है। गिफ्टिंग वाइल्ड एनिमल्स इज नॉट अ नॉवल प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो एनिमल्स गिफ्ट करना और खासकर वाइल्ड एनिमल्स गिफ्ट करना ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक 15 साल का हाथी जिसका नाम इंदिरा था, ये जापान को दिया था 1949 में, 1949 में, विच ही सेड वॉज अ गिफ्ट टू ऑल जैपनीज चिल्ड्रन फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया था कि ये सभी जापान के बच्चों के लिए भारत के बच्चों की तरफ से एक गिफ्ट है। रिसेंट ईयर्स में चाइना ने भी जो है वो इस आर्ट को मास्टर किया है ऑफ यूजिंग पांडाज नॉट ओनली एज अ गुडविल जेस्चर बट ऑल्सो एज लीवरेज इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। चाइना ने भी इस्तेमाल किया है। अनलाइक अदर कंट्रीज, चाइना ओनली लोन्स पांडास, ठीक है। चाइना जो है वो पांडास को एज अ लोन देता है, उनको एज अ गिफ्ट नहीं देता, ठीक है। चाइना यहाँ पर भी व्यापार कर रहा है, तो इसलिए इन एनिमल्स को जो है वो बायलैटरल रिलेशंस अगर किसी देश के साथ ख़राब हो जाए तो वापस इन एनिमल्स को बुलाया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली यूएस ने फेस करी जब चाइना के साथ उसके जो संबंध हैं वो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद अचानक से उनमें गिरावट आती है। तो उसके बाद अब ये हुआ कि जितने भी वहाँ दिए गए हैं वो सब वापस करने होंगे, है ना। एंड कीपिंग टाइगर्स एंड पेट्स एंड स्टेटस सिंबल्स। देखो अब नेपाल ने यहाँ पर वही प्लान किया है कि टाइगर्स को गिफ्ट किया जाए, और केपी शर्मा ओली के रिमार्क के बेस पर सिर्फ देशों को नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को भी, ठीक है, उनका ये जो सजेशन है कि टाइगर्स को गिफ्ट किया जाए एज अ पेट, ये काफ़ी कंटेंशियस या विवादास्पद जो है वो सजेशन है। वेल्दी और पावरफुल इंडिविजुअल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कीप बिग कैट्स एज पेट्स, ठीक है। जो वेल्दी लोग हैं, जो पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं पूरी दुनिया में, वो बिग कैट्स यानी कि टाइगर्स वगैरह को एज अ पेट्स रखते हैं। इनको एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस एंड लग्जरी माना जाता है। 2021 में WWF ने एस्टिमेट किया कि लगभग 5000 टाइगर जो हैं वो कैप्टिविटी में रहते हैं इन द US अलोन, सिर्फ अमेरिका में, और 3900 से ज़्यादा टाइगर जो हैं वो वाइल्ड में पूरे दुनिया में ग्लोबली हैं, वाइल्ड में, ठीक है। और कैप्टिव मतलब जिनको कहीं पर बंदी बना के रखा गया है। 2023 में यूएस ने एक जो है एक एक्ट पास किया, दैट इज़ बिग कैट पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कि जो बिग कैट्स एज अ पेट्स को आप रख रहे हैं प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करने के लिए। तो पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसने भी एक नया लॉ जो है वो पास किया है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू कीप बिग कैट्स एज पेट्स इन ल्यू ऑफ अ लाइसेंस फी, कि अगर आप बिग कैट्स यानी कि टाइगर को एज अ पेट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ लाइसेंस फी जो है वो देनी होगी। अब लेकिन समस्या ये है कि टाइगर जो है वो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, ठीक है। मतलब जो आपका ये होती है ना फूड चेन, उसमें सबसे टॉप लेवल पर आते हैं, ठीक है। इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको पूरा कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं बट डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर इनको डोमेस्टिक सेटअप में या डोमेस्टिक सेटिंग में रखा जाता है। तो कैप्टिविटी में इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? पुअर लिविंग कंडीशंस, ठीक है। वेटनरी केयर इनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, माल न्यूट्रिशन से ये सफ़र करते हैं। रैम्पेंट इनब्रीडिंग भी हो सकती है। इनब्रीडिंग का मतलब है कि आप अपने नियर वंस जो मतलब आपके फैमिली रिलेशंस में हैं उसके, है ना, उन्हीं के साथ आप जो है वो संबंध बना रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसकी वजह से दे कैन बिकम मोर ससेप्टिबल टू डिजीज़, है ना, उनका बिहेवियरल इश्यूज आ सकता है, उनकी लाइफ स्पेन जो है वो छोटी हो सकती है। एंड मैनी इवन अबेंडन टाइगर्स व्हेन देयर अपकीप बिकम्स टू कॉस्टली। और ज़्यादातर लोग क्या है कि जैसे कुछ टाइगर्स किसी ने पाला है तो जब उसकी रखरखाव करना बहुत महंगा हो गया तो उसको वो छोड़ भी देते हैं, ठीक है। अब नेपाल की ये समस्या है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स हो गए हैं, लेकिन एनी सॉल्यूशन विच विल सी द बिग कैट्स बीइंग गिफ्टेड स्पेशली टू इंडिविजुअल्स विल बी कंट्रोवर्शियल। लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव या सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि बिग कैट्स को एज अ गिफ्ट दिया जाए, और वो भी खासकर इंडिविजुअल्स को। अगर आप कंट्रीज़ को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि कंट्रीज़ को अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो कंट्रीज़ तो उनको कहीं ना कहीं किसी प्रोटेक्टेड एरिया में ही रखेंगे, तो वो तो ठीक है, वो तो फिर भी चल जाएगा। बट इंडिविजुअल्स को गिफ्ट करना ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सॉल्यूशन है जो यहाँ पर इन्होंने
सुझाया है। ठीक है, तो अब देखा जाएगा इस पर आगे क्या बात निकल के सामने आती है, बट फिलहाल के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मतलब किसने ये बात कही है और क्या इस पे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, या इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि क्या एनिमल्स लाइक टाइगर्स, इनको एज अ पेट रखना, क्या ये एक अच्छा आइडिया है या नहीं। ठीक है, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है 150 वर्ड्स में, सॉरी 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में, कि क्या कीपिंग द बिग कैट्स एज पेट्स इज़ अ गुड आइडिया, क्या ये अच्छा आइडिया है या नहीं है। ठीक है, तो उसको लेकर आप यहाँ पर बात बता सकते हैं कि इस तरीके से ये आइडिया यहाँ से निकल के आया है, अभी इन्होंने आइडिया दिया है, और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान ही बताए गए हैं, और आपको भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि इसके नुकसान ही बताने हैं। ठीक है, ये नहीं कहना है कि हाँ टाइगर को जो है अपने घर में रखा जा सकता है, अच्छा है। आपके अच्छे भले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बात हो रही है टाइगर के अच्छे भले की, टाइगर का अच्छा भला नहीं है उसमें, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया पॉइंट्स, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के मेंस में भी आंसर पूछा जा सकता है ना। बाकी तो टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर का स्टेटस, क्या सब चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्लियर। चलिए, तो आज यही आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन थोड़ा सा आज का छोटा है, बट मैं चाहूँगा कि अगर आपका जो बाकी टाइम बच रहा है, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नियर आ रहा है, आपका फॉर्म वगैरह भी आ चुका है कल, है ना, तो आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ करें रिवीजन करने के लिए, और कुछ अगर आपका बैकलॉग्स बचा हुआ है करंट अफेयर्स में तो उसको पूरा कर लें। सब कुछ अगर कवर है तो रिवीजन करें, अगर रिवीजन भी पूरा हो चुका है तो फिर स्टैटिक पोर्शन पर जाएं, लेकिन टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करें अगले 4 महीने तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2025 का, जिसका फॉर्म भी कल आ चुका है, 25 मई को पेपर है, तो उसके लिए आप इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ओनली एट 849 रुपीज़। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 699 में आपको ये मिल जाता है। ओनली जनरल स्टडीज़ आपको मिल जाएगी 449 में, ओनली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ 299 में, और ओनली सी सेट आपको मिल जाता है 249 में। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ आप लोग जो है वो चाहें तो जिसमें भी एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं, हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। यहाँ पर एक नंबर दिया गया व्हाट्सएप का, अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज। ठीक है, और बाकी हमारा जो सी सेट के रिकॉर्डेड क्लासेस का जो बैच है, दिस इज़ नॉट लाइव एनी मोर, दिस इज़ रिकॉर्डेड क्लासेस। इसमें हम आप लोगों को वीकली जो है वो रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ आपका एक वीकली वीकेंड पर एक डाउट सेशन लिया जाता है, सो दैट को आपको जो भी दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक में समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसको हम लेते हैं। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत डिटेल में चीज़ों को कवर किया गया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, सिंसियर होके, जो भी आपको वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं अगर आप वो पूरे करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का सी सेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए आपको इस बैच में ज्वाइन होना होगा। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में आता है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आप ऐप के थ्रू हमारे प्ले स्टोर के थ्रू हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो ये एपी ये दिया गया व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको इसका एपी के लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये सेशंस पसंद आते हैं, अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आप कुछ नया सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा बेनिफिट या फ़ायदा आपको भी मिलेगा, और हमें भी इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप लोग ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी आप कोई सजेशंस, फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर हमें कमेंट्स के थ्रू अपनी बात हम तक पहुँचाएँ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस लिंक के थ्रू जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।
प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.